नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन सच कहूं तो थोड़े परेशान करने वाले पहलू पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम राजनेताओं की विचारधारा और उनके सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, लेकिन आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। ये कहानी है राजनेताओं के व्यवहार में अचानक आने वाले बदलाव की और इस बदलाव के पीछे छिपे डर की। सोर्स इसे किसी एक जगह की छिटपुट घटना नहीं मानता, बल्कि इसे पूरे सिस्टम में आ रहे एक बड़े बदलाव के रूप में देखता है, जहां अब वैचारिक लड़ाई की जगह सीधा खौफ ले रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद तीखे और आक्रामक बयान से। चुनाव से पहले टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने उत्तर प्रदेश से आए आईपीएस अजय पाल शर्मा को खुली धमकी देते हुए कहा था, 4 तारीख के बाद आप जहां भी भाग जाएं, छुप नहीं पाएंगे, आपको घसीटकर कोर्ट काया जाएगा। सोर्स इस बयान पर खास तौर से ध्यान दिलाता है कि जरा इस आत्मविश्वास को देखिए, हम देख लेंगे वाला ये रवैया उस वक्त सत्ता के पूरे अहंकार और बेखौफ अंदाज को दिखा रहा था। लेकिन जरा रुकिए, चुनाव के नतीजे आते ही कहानी कैसे 180 डिग्री घूम जाती है, ये देखिए। उसी प्रवक्ता का एक नया वीडियो सामने आता है, जिसमें उनका अंदाज पूरी तरह से बदल चुका है। वो कहते हैं, मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं, अब मैं एक आम आदमी हूं जो अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता है। अचानक से इतना बड़ा बदलाव। सोर्स इस बात को प्रमुखता से हाईलाइट करता है कि कैसे चुनाव से पहले की वो सारी आक्रामकता पूरी तरह से आत्मसमर्पण में बदल गई। ये वाकई कोई आम राजनीतिक बदलाव नहीं था। तो आइए भाग 1 में इस वायरल राजनीतिक माफीनामे के पीछे की पूरी तस्वीर को समझते हैं। अगर हम सोर्स के अनुसार घटनाओं को एक टाइमलाइन में रखकर देखें, तो ये विवाद तब शुरू हुआ जब आईपीएस अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कथित तौर पर वो स्थानीय लोगों को धमकाते नजर आ रहे थे। सोर्स बताता है कि पुलिस ऐसे पेश आ रही थी जैसे किसी बहुत बड़े अपराधी को पकड़ने आई हो। इसी के पलटवार में रिजू दत्ता ने उन पर एफआईआर की धमकी दी। फिर चुनाव संपन्न हुए और नतीजा क्या निकला? पार्टी ने दत्ता को ही सस्पेंड कर दिया और उन्हें ये लंबा चौड़ा माफीनामा जारी करना पड़ा। अब इस चुनाव से पहले हुए टकराव की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। इस वायरल वीडियो का विश्लेषण करते हुए सोर्स स्पष्ट रूप से बताता है कि दत्ता ने आईपीएस शर्मा पर कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे, जैसे कि आधी रात को रेड डालना, असंवैधानिक काम करना, महिलाओं से दुर्व्यवहार करना और बीजेपी के मालिकों के इशारे पर काम करना। अब देखिए, हम यहाँ इन दावों की सच्चाई की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सोर्स के अनुसार चुनाव से पहले की राजनीतिक गर्मी में सत्ता के नशे में कैसे कैसे गंभीर आरोप पूरी ताकत से उछाले गए थे। और फिर आता है चुनाव के बाद का वो एकदम यू टर्न लेने वाला मोड़। उस 3 मिनट के माफीनामे वाले वीडियो में दत्ता ने आखिर कहा क्या? उन्होंने कई सफाइयां दी। कहा कि भाई, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस अभिषेक बैनर्जी और राजीव कुमार जैसे सीनियर नेताओं की तय की गई पार्टी लाइन का पालन किया था। बयान भी पार्टी मुख्यालय से दिए गए थे। लेकिन सोर्स यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात की ओर इशारा करता है। दत्ता ने खुद माना कि उन्हें यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के फोन आए थे और कानूनी सलाह लेने के बाद उन्हें एक आम आदमी की तरह शांति से रहना ही बेहतर लगा। सोर्स इसे राजनीतिक खौफ का एक जीता जागता सबूत मानता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? पूरे 6 साल का निलंबन। दत्ता को उनकी ही पार्टी ने किनारे कर दिया। सोर्स की मुख्य दलील ही यही है कि राजनीतिक पार्टियों के जो जमीनी कार्यकर्ता या प्रवक्ता सबसे आगे बढ़कर मोर्चा संभालते हैं, जब बात बिगड़ती है तो उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। पार्टी के निर्देशों का पालन करने के बावजूद कानूनी पचड़ों का सामना उन्हें अकेले ही करना पड़ता है। ये नंबर 6 सिर्फ एक समय सीमा नहीं है, ये राजनीति में मिलने वाले अकेलेपन का प्रतीक है। दिलचस्प बात तो ये है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चुनाव के तुरंत बाद 7 मई को अचानक से दत्ता ट्विटर पर सेल्फ डेवलपमेंट और हायर स्टडीज की बातें करने लगते हैं। ये बदलाव काफी हैरान करने वाला है। सोर्स यहाँ एक बहुत ही तार्किक अनुमान लगाता है कि हो सकता है पढ़ाई का ये बहाना असल में इस भारी राजनीतिक दबाव के चलते राज्य या देश छोड़कर जाने का एक सुरक्षित रास्ता हो। अचानक राजनीति से संन्यास और पढ़ाई की ये बातें उनके अंदर बैठे डर की गहराई को और पुख्ता करती हैं। अब देखिए, ये कोई इकलौता मामला नहीं है। आधुनिक राजनीति में ऐसी और भी कई समानताएं देखने को मिलती हैं। ये पैटर्न सिर्फ एक राज्य या पार्टी तक सीमित नहीं है। सोर्स यहाँ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का एक बहुत ही सटीक पैरेलल यानी समांतर उदाहरण देता है। जब उन्होंने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए तो असम पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की।
इसके बाद क्या हुआ? सोर्स बताता है कि विपक्ष की एक इतनी बड़ी और प्रखर आवाज पूरे 1 महीने के लिए न सिर्फ टीवी से बल्कि ट्विटर और सार्वजनिक जीवन से भी गायब हो गई। ये खामोशी तब जाकर टूटी जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। तो इस सबसे आखिर मतलब क्या निकलता है? सोर्स इस पूरी स्थिति को सिकुड़ते विपक्ष के रूप में परिभाषित करता है। ये एक ऐसा राजनीतिक माहौल है जहां किसी नेता की विचारधारा अब उतनी मायने नहीं रखती जितना कि सिस्टम से मिलने वाली सजा का डर मायने रखता है। एक वक्त था जब राजनीति वैचारिक मतभेदों पर टिकी होती थी, लेकिन आज सोर्स के मुताबिक विपक्ष एक अदृश्य खौफ के साए में काम कर रहा है। एक एफआईआर या नोटिस दशकों की राजनीतिक वफादारी को तल भर में तोड़ सकता है। आइए अब इस बदलते हुए लोकतांत्रिक परिदृश्य पर एक नजर डालते हैं और इतिहास के पन्ने पलटते हैं। सोर्स एक बहुत ही शानदार तुलना करता है। जरा देखिए, एक तरफ आज का विपक्ष है जो डरा हुआ है, जिसे पार्टी से निकाल दिया जाता है और जो एफआईआर के डर से माफी मांगने पर मजबूर है। और दूसरी तरफ हमारा ऐतिहासिक विपक्ष, एक ऐसा दौर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विपक्ष में बैठे युवा अटल बिहारी वाजपेयी को देखकर उनके सुनहरे भविष्य की भविष्यवाणी की थी, या जब राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वाजपेयी जी के इलाज के लिए सरकारी खर्च पर उन्हें विदेश भेजा था। जमीन आसमान का फर्क है ना, आज के खौफ और उस वक्त की राजनीतिक सहिष्णुता में। तो अंत में सोर्स हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ जाता है। जब राजनीति में वैचारिक दृढ़ता की जगह सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत डर ले लेता है, तो लोकतंत्र में सच्चे विपक्ष का क्या होता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज की राजनीति में सच में कोई विचारधारा बची है, या सब कुछ सिर्फ खौफ और सत्ता के दबाव पर चल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के भविष्य को तय कर सकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।